हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के वैदिक युग से संबंधित अपनी तीसरी प्रस्तुति लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में हम लोग वैदिक सामाजिक जीवन के मुख्य अभिलक्षणों पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत ऋग्वैदिक समाज, उत्तर वैदिक समाज के साथ साथ हम लोग उत्तर वैदिक काल में विवाह एवं आश्रम व्यवस्था के संस्थागत विकास पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के साथ साथ विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी यह अध्ययन सामग्री आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आइए अध्ययन शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग ऋग्वैदिक सामाजिक जीवन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि ऋग्वैदिक समाज जो था एक कबीलाई समाज था। इसकी विशेषताएं भी इसी के अनुरूप थी, अर्थात ऋग्वैदिक समाज जो था वह एक कबीलाई समाज था। ऋग्वेद में वर्णित तथ्यों के आधार पर इस काल की सामाजिक स्थिति का एक चित्र निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से एक आक्रमणकारी के रूप में भारतवर्ष में आए थे। इस क्रम में यहाँ के स्थानीय निवासियों से उनका संघर्ष हुआ था। तो ऋग्वैदिक समाज जो था वह मुख्य रूप से दो वर्गों आर्य और दासदस्यु इसमें विभक्त था। इस विभाजन का जो आधार था वह रंग एवं सांस्कृतिक भिन्नता थी। जैसा कि आर्य गोरे रंग के थे और दासदस्यु जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे वो श्याम वर्ण के या काले वर्ण के बताए गए हैं ऋग्वेद में। इसके अतिरिक्त जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे दासदस्यु वो सांस्कृतिक रूप से आर्यों से भिन्न थे। इनमें से हम लोग आर्यों के सामाजिक संगठन की चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। तो आर्यों के सामाजिक संगठन का जो आधार था वह जन था। जन अर्थात कबीला। एक जन अर्थात एक कबीले के लोग प्रायः एक ही विष के समझे जाते थे। विष से अभिप्राय सर्वसाधारण जनता से है। तो एक जन के जो लोग थे वो एक ही विष के समझे जाते थे। विष जो थे वो बड़े बड़े पारिवारिक इकाइयां जिन्हें ग्राम कहा जाता था उनमें विभक्त थे और यह विभाजन जो था वह लड़ाकू संगठनों पर आधारित था। आगे बढ़ते हैं। अब जो ऋग्वैदिक जो समाज था, जो ऋग्वैदिक काल में जो परिवार था, तो उस परिवार में कई पीढ़ियां तथा माता और पिता से संबंधित जो पारिवारिक शाखाओं के व्यक्ति थे वो सभी एक साथ रहते थे। जैसे माता से संबंधित माता के परिवार से संबंधित जो व्यक्ति थे जैसे नाना नानी, मामा मामी। इसी तरह पिता के परिवार से संबंधित जो व्यक्ति थे, जो संबंधित थे दादा दादी, पोता पोती, ये सभी लोग एक ही परिवार में रहते थे। परिवार में अचल संपत्ति के रूप में भूमि एवं गृह का कोई स्थान नहीं था। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा है कि आर्य जीवन घुमंतु जीवन था और वे पशुधन के साथ चारागाहों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। ऐसी स्थिति में भूमि एवं गृह अचल संपत्ति के रूप में भूमि एवं गृह इसका कोई स्थान नहीं था, अर्थात कोई अचल संपत्ति प्रारंभिक आर्यों के पास, ऋग्वैदिक आर्यों के पास नहीं थी और चल संपत्ति के रूप में पशुधन ही परिवार के पास होते थे। एक अन्य विशिष्टता है कि समाज में स्तरीकरण का अभाव था। फिर भी आर्य कबीलों अर्थात जो जन थे उनकी आंतरिक और बाह्य संघर्षों के कारण समाज में दो वर्गों की स्थिति शेष विष यानी शेष जनता से कुछ विशिष्ट हो गई थी। दोस्तों,
जब आर्य भारतवर्ष आए में उन्होंने जब प्रवेश किए तो यहाँ के आर्य भिन्न जातियों से उनका संघर्ष हुआ, या फिर एक कबीलों का दूसरे कबीलों से भी संघर्ष हुआ, और इसके अतिरिक्त एक ही कबीले में आंतरिक रूप से भी युद्धरतता की स्थिति विद्यमान थी। तो इन युद्धों के कारण जो दो वर्ग था समाज का, उनकी स्थिति शेष जनता से भिन्न हो गई थी, विशिष्ट हो गई थी। ये जो दो वर्ग थे, प्रथम वर्ग योद्धाओं का था जो युद्धों में कबीले का नेतृत्व करता था, और दूसरा वर्ग पुरोहित था जो अनुष्ठान आदि के द्वारा युद्धों में विजय की कामना करता था। तो इस आंतरिक और बाह्य संघर्षों के कारण समाज में दो वर्गों की स्थिति शेष विश्व से अलग थी, विशिष्ट हो गई थी, योद्धाओं और पुरोहितों का। आगे बढ़ते हैं। इसके एवज में क्षत्रियों और ब्राह्मणों को युद्ध में लूट का एक विशिष्ट अंश मिलता था। जैसा कि अर्थव्यवस्था से संबंधित वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बलि एक स्वैच्छिक उपहार के रूप में योद्धाओं को दी जाती थी, जो युद्ध में उनकी सुरक्षा के एवज में होता था, लेकिन यह एक स्वैच्छिक उपहार था। तो इसी प्रकार पुरोहितों को जो ये अनुष्ठान करते थे युद्ध में विजय के लिए, तो इसके लिए भी वो जनता से स्वैच्छिक दान दक्षिणा प्राप्त करते थे। ऐसी स्थिति में समाज में क्षत्रियों और ब्राह्मणों की जो स्थिति थी वह शेष जनता से भिन्न हो गई थी। शेष जनसंख्या में पशुपालक एवं शिल्पी आदि होते थे। चातुर्वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल के परवर्ती चरण की विशेषता थी। इस चातुर्वर्ण व्यवस्था की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, जिसके अंतर्गत समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो यह ऋग्वेद के अंतिम चरण में यह व्यवस्था समाज में लागू हुई। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा परिवार के स्वरूप पर हम लोग चर्चा करें। तो परिवार का जो स्वरूप था वो पितृसत्तात्मक था और पुत्र का जन्म हर्ष का विषय था। स्त्रियां वैसे तो उत्पादन कार्य में सम्मिलित थीं, उन्हें शिक्षा प्राप्ति, वर चुनने आदि की पूरी स्वतंत्रता थी। बाल विवाह प्रचलित नहीं था। ऋग्वेद के कई मंत्रों की दृष्टा भी स्त्रियां हैं, परंतु इन सब के बावजूद इन्हें पिता एवं भाइयों पर निर्भर रहना पड़ता था। इनके राजा एवं पुरोहित जैसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के प्रमाण ऋग्वेद में नहीं मिलते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि समाज में लिंग भेद अवश्य था। आगे बढ़ें। अब विवाह का एक संस्था के रूप में स्पष्ट विकास इस काल में अर्थात ऋग्वैदिक काल में नहीं हो सका था। यद्यपि ऋग्वेद में विवाह के 3 प्रयोजन बताए गए हैं: रति सुख, संतान प्राप्ति और संतान प्राप्ति के साथ अमरत्व की प्राप्ति। तो ये 3 प्रयोजन बताए गए हैं ऋग्वेद में विवाह के। विधवा विवाह के भी संकेत ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं, परंतु पति की मृत्यु के बाद पत्नी द्वारा सांकेतिक आत्मदाह के भी प्रमाण मिले हैं। हालांकि यह सती प्रथा नहीं कही जा सकती है, जो बाद के वर्षों में समाज में आई थी, लेकिन सांकेतिक आत्मदाह के प्रमाण ऋग्वेद में मिलते हैं। इसी प्रकार नियोग, बहुपतित्व एवं बहुपत्नित्व प्रथा समाज में मौजूद थी, अर्थात एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ शादी कर सकती थी, विवाह कर सकती थी, और एक पुरुष एक से अधिक पत्नी रख सकता था। इसी प्रकार नियोग एक प्रथा थी। इसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी जो थी
वह पति के छोटे भाई से संतान प्राप्त कर सकती थी। तो यही प्रथा नियोग प्रथा थी। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के संस्थाबद्ध होने के प्रमाण ऋग्वेद से प्राप्त नहीं होते हैं। वैसे मौखिक रूप से शिक्षा का आदान प्रदान अवश्य होता था। आगे बढ़ें। समाज का कार्यों के आधार पर विभेदीकरण नहीं था। फलतः शिल्पी समुदाय अपनी स्पष्ट पहचान कायम नहीं कर सका था इस काल में। लेकिन कपड़ा बुनने वाले, बढ़ई, धातु कारीगर, चर्मकार जैसे वर्गों की उपस्थिति के संकेत ऋग्वेद से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार सारथी का समाज में एक विशिष्ट स्थान माना जाता था। और एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता इस समाज की यह थी कि एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग कार्यों को कर सकते थे। वस्त्र और आभूषणों की चर्चा करें तो वस्त्र एवं आभूषणों के अंतर्गत ऊनी वस्त्र प्रमुखता से पहने जाते थे। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया है कि ऋग्वेद में कपास का वर्णन नहीं मिलता है, तो ऊनी वस्त्र ही प्रमुख परिधान के रूप में पहने जाते थे ऋग्वैदिक समाज में। निष्क, कर्णशोभन, रुक्म, कुरीर जैसे आभूषणों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन इनका प्रयोग सीमित रूप में कुछ विशेष वर्गों द्वारा ही होता होगा। आगे बढ़ें। खाद्य पदार्थों में पशुओं से प्राप्त उत्पाद जैसे दूध, घी, इनके मांस और फलों आदि का प्रयोग होता था। अन्न के रूप में जौ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन यह जौ जो है सो खाद्यान्नों का सामूहिक नाम था या फिर जौ एक अन्न, यह स्पष्ट नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने अर्थव्यवस्था से संबंधित अपने वीडियो में इसकी चर्चा किया है। समाज की धार्मिक गतिविधियों के अंतर्गत यज्ञों का प्रचलन था, परंतु यह व्यक्तिगत विषय नहीं होकर संपूर्ण कबीले द्वारा सामूहिक रूप से संपन्न किया जाता था। अर्थात यज्ञ दो होते थे, वो सामूहिक रूप से संपन्न किए जाते थे, जिसमें कबीले का प्रत्येक सदस्य भाग लेता था। इसमें विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम भी होते थे। तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक समाज यद्यपि समतामूलक प्रतीत होता है, फिर भी इसमें दोहरे विभाजन के संकेत मिलते हैं। परिवार, शिक्षा, विवाह जैसी संस्थाएं कबायली परंपराओं के अनुरूप थीं। अब आगे बढ़ें। अब उत्तर वैदिक कालीन समाज, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, या फिर उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन हुए समाज में, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो उत्तर वैदिक समाज में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के कारण कबीलों में स्थायित्व आया। पुनः समाज के आर्थिक आधार में भी वृद्धि हुई। साथ ही आर्यों का अन्य आर्य भिन्न जातियों से निकटता भी बढ़ी। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कृषि का विकास वस्तुतः आर्य भिन्न जातियों से आर्यों के संपर्क के कारण ही हुआ था। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में इस काल के सामाजिक जीवन को प्रभावित किया इन परिस्थितियों ने, और इस आधार पर उत्तर वैदिक समाज का एक चित्र निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसे हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सामाजिक संगठन पर चर्चा करें तो उत्तर वैदिक काल में चातुर्वर्ण व्यवस्था एवं वर्ण धर्म सामाजिक संगठन का आधार माना जाने लगा। इसके अनुसार सामाजिक स्तर का निर्धारण व्यक्ति के जन्म से होता था। अर्थात जो समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो जिस वर्ण में जो व्यक्ति जन्म लेता था उसका वर्ण वही होता था। जैसे ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति का वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय में क्षत्रिय, वैश्य में वैश्य,
और शूद्र वर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति का वर्ण शूद्र होता था, अर्थात उसका सामाजिक स्तर व्यक्ति का उसके जन्म से होने लगा। सामाजिक पदानुक्रम में ब्राह्मण सर्वोच्च थे, तत्पश्चात क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों का स्थान था। वर्ण के अनुसार इनके कर्म भी निर्धारित थे। इसमें क्षत्रियों का व्यवसाय युद्ध एवं जनता की रक्षा करना, ब्राह्मणों का समाज का धार्मिक एवं आध्यात्मिक नेतृत्व करना तथा विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करना, वैश्यों का मुख्य कार्य उत्पादन करना तथा शूद्रों का इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। तो चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज में विभाजन हुआ, समाज में स्तरीकरण हुआ और वर्ण के अनुसार वर्ण के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए थे उत्तर वैदिक काल में। आगे बढ़ें। वस्तुतः सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए ही इन नियमों का प्रतिपादन हुआ, परंतु समाज में काफी लचीलापन था। फिर भी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय इन दो वर्णों की स्थिति इस काल में मजबूत हुई। आप यह जान लें कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का विवरण मिलता है, जिसके अनुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। आगे बढ़ते हैं। विवाह। इस काल में आर्यों के भौगोलिक विस्तार के फलस्वरूप अन्य आर्य भिन्न समुदायों से संपर्क के कारण एक मिला जुला समाज अस्तित्व में आया। उत्तर वैदिक काल में रक्त शुद्धता बनाए रखने के लिए विवाह नियमों में कठोरता आई। सगोत्र एवं सप्रवर जैसी मान्यताएं इस काल में विकसित हुई। जैसे गोत्र, पौत्र से शुरू करके जो पीढ़ी होती है वह एक गोत्र की मानी जाती है। सप्रवर अर्थात प्रवर का अर्थ यह है कि एक ही ऋषि परंपरा के व्यक्ति। तो सगोत्र एवं सप्रवर जैसी मान्यताएं इस काल में विकसित हुई। विवाह प्रायः गोत्र से बाहर किए जाने लगे, लेकिन समान वर्ण में ही विवाह को उत्तम माना जाता था। यद्यपि इन नियमों में अनेकों अपवाद भी मिलते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सूत्र ग्रंथों में विभिन्न 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा मिलती है। इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो के अंत में करेंगे। आगे बढ़ें। अब स्त्रियों की स्थिति पर विचार करते हैं। तो परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक ही रहा इस काल में भी, अर्थात पिता की प्रधानता रही। गृहपति अर्थात परिवार का मुखिया, तो गृहपति की महत्ता में इस काल में वृद्धि हुई, क्योंकि घरेलू अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था। स्त्रियों की स्थिति इस युग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ स्त्रियों की स्थिति में, परंतु जीवन में अस्थायित्व ने घरों में इनकी स्थिति को सुदृढ़ किया। इस काल में कई स्त्रियों को दार्शनिक का दर्जा भी प्राप्त हुआ। बाल विवाह, पर्दा प्रथा इस काल में भी प्रचलित प्रथाएं नहीं थी। राजतिलक एवं अन्य धार्मिक समारोहों में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी रहती थी, फिर भी महिलाओं को पुरुषों के सहायक का दर्जा ही प्राप्त था। यह एक महत्वपूर्ण बात है, अर्थात उत्तर वैदिक काल में भी लिंग भेद मौजूद था। आगे बढ़ते हैं। आश्रम व्यवस्था। तो दोस्तों, समाज में आश्रम व्यवस्था का प्रचलन इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। मानव जीवन की अवधि 100 वर्ष मानते हुए जीवन को मुख्य रूप से 25-25 वर्षों के 4 आश्रमों या अवस्थाओं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास में विभाजित किया गया था। इस प्रकार के विभाजन का आधार
विभिन्न प्रकार के सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के सिद्धांत पर आधारित था। जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो था उसमें व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता था, गृहस्थ आश्रम में विवाह एवं अन्य पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन किया जाता था, वानप्रस्थ में वनों में ईश्वर की आराधना तथा ब्रह्मचारियों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता था, तथा संन्यास आश्रम में सांसारिक जीवन का परित्याग कर लोक कल्याण का कार्य किया जाता था। तो आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल के समाज की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण था। आगे बढ़ें। परंतु इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि संस्थागत स्तर पर आश्रम व्यवस्था और विशेष रूप से संन्यास आश्रम का प्रचलन उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में ही हुआ। यद्यपि व्यक्तिगत स्तर पर समाज में सन्यासी मौजूद थे, ऐसी मान्यता है कि संन्यास आश्रम का संस्थागत रूप में प्रचलन बौद्ध एवं जैन सदृश निवृत्ति मूलक संप्रदायों का प्रभाव था। अर्थात बौद्ध एवं जैन धर्मों से संन्यास की संकल्पना वैदिक समाज में आई थी या वैदिक धर्म में आई थी, ऐसी मान्यता है विद्वानों की। शिक्षा वानप्रस्थी आश्रमों में प्रदान की जाती थी और शिक्षा का जो स्वरूप था धार्मिक एवं साहित्यिक प्रकार की शिक्षा ही प्रदान की जाती थी। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। इस तथ्य को आप भलीभांति समझ लें, अक्सर प्रारंभिक परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ें। इस काल में कार्यों के विभेदीकरण के फलस्वरूप समाज में शिल्पी समुदाय भी अस्तित्व में आए, जो धातु, चमड़ा, लकड़ी, कपड़ा रंगाई आदि व्यवसायों में संलग्न थे। अर्थात शिल्पी समुदाय भी उत्तर वैदिक काल में समाज का एक विशिष्ट अंग बन गए। व्यापारिक विकास के कारण वणिक समुदाय भी अस्तित्व में आया, व्यापारियों का समुदाय। परंतु उपरोक्त व्यवसाय किसी वर्ण विशेष के सूचक नहीं थे, फिर भी इनमें वैश्यों की संख्या अधिक थी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आप इस बात को इस रूप में समझें कि वैदिक काल में सामूहिक स्वामित्व, संपत्ति पर सामूहिक, पूरे कबीले का सामूहिक स्वामित्व माना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के जब जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ और वर्ण के अनुसार व्यक्तियों के कर्म निर्धारित हुए, तो ऐसी स्थिति में जो योग्य ब्राह्मण होते थे या फिर जो कुशल क्षत्रिय थे, वही अपने वर्णों के द्वारा निर्धारित कर्मों को कर सकते थे। अर्थात ब्राह्मण, वही ब्राह्मण जो पूजा पाठ या अनुष्ठान कर सकता था, जो योग्य था। इसी प्रकार जो कुशल क्षत्रिय थे, कुशल क्षत्रिय होते थे, वही युद्ध के कार्यों में भाग ले सकते थे। लेकिन जब सामूहिक स्वामित्व की परंपरा उत्तर वैदिक काल में टूट गई, तो जो अयोग्य ब्राह्मण थे और अकुशल क्षत्रिय थे, वो अपने वर्ण में निर्धारित कर्तव्यों को छोड़ करके अन्य वर्ण के व्यवसायों को उन्होंने अपना लिया। तो ब्राह्मण शिल्पी या फिर व्यापारी के रूप में भी इस काल में समाज में अस्तित्व में आए। क्षत्रिय भी अपने जो है सो योद्धा के कार्य को छोड़ करके वणिक या फिर शिल्पी के रूप में समाज में काम करने लगे। फिर भी जो व्यावसायिक और व्यापारिक वर्ग था, उसमें वैश्यों की संख्या ही अधिक थी। व्यक्तियों के खान पान एवं पहनावे में भी विकास हुआ। समकालीन साहित्यों में वर्तमान काल की सभी फसलों के प्रयोग होने की सूचना मिलती है। आभूषणों के भी भिन्न प्रकारों के प्रयोग होने लगे थे, लोग आभूषण भी धारण करने लगे थे। समाज के धार्मिक पक्ष के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों का विकास इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
यज्ञ जो अब होते थे अब वे सामूहिक न होकर के व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने लगे। इसमें ब्राह्मणों की महत्ता बढ़ी क्योंकि इसमें शुद्धता का होना अनिवार्य घोषित कर दिया गया। इसके बदले ब्राह्मणों को विभिन्न वर्गों से काफ़ी मात्रा में दान दक्षिणा मिलने लगा। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास होने के कारण जो अधिशेष का उत्पादन होना शुरू हुआ, वैसे तो उत्तर वैदिक काल में भी निर्वाह स्तर की अर्थव्यवस्था ही थी, लेकिन फिर भी जो आर्थिक आधार बढ़ा था समाज का, तो ब्राह्मण जो है सो विभिन्न प्रकार के यज्ञों को करवा करके इस अधिशेष को हड़पने की कोशिश इस काल में उन्होंने शुरू किया। तो यज्ञों की संख्या बढ़ गई और यज्ञ को संपन्न कराने के लिए विशेषज्ञता की जरूरत हुई, अर्थात ब्राह्मण ही यज्ञ करा सकते हैं, ऐसी मान्यता विकसित हुई इस काल में। तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आर्ष जीवन में आई स्थिरता एवं अनार्यों से इनके संपर्क ने कई सामाजिक परिवर्तनों को जन्म दिया। समाज के आर्थिक आधार में विकास ने अधिशेष उत्पादन को प्रोत्साहन दिया, जिस पर ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दो वर्गों ने अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। फलतः इनकी स्थिति अन्यों की तुलना में सुदृढ़ हुई, अन्य जनता की तुलना में सुदृढ़ हो गई। दोस्तों, मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह अध्ययन सामग्री काफ़ी उपयोगी है, इसे आप अच्छी तरह से समझ लें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर वैदिक काल में विवाहों के प्रकार, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि सूत्र ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। ये जो 8 प्रकार के विवाह हैं ये निम्न है। पहला है ब्राह्म विवाह। तो वर के गुणों की जांच कर कन्या के पिता के द्वारा कन्या को अलंकृत कर उससे विवाह कराना, यह जो है सो ब्राह्म विवाह कहा जाता था। प्रजापत्य विवाह, तो जब वर और वधू परस्पर मिलकर धर्मचर्या का पालन करते हुए विवाह संबंध को स्वीकार करें तो ऐसे विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। आर्ष विवाह, कन्या पक्ष द्वारा गौवों की एक जोड़ी वर पक्ष को प्रदान कर किया जाने वाला विवाह आर्ष विवाह कहलाता था। दैव विवाह चौथा विवाह था। यह यज्ञ वेदी के सम्मुख ऋत्विक की सहमति से कन्या दान कर किया जाने वाला विवाह दैव विवाह था। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से देख लें। इसी प्रकार 5वां विवाह गांधर्व विवाह था। कन्या एवं पुरुष के बीच प्रेम संबंधों से होने वाला विवाह गांधर्व विवाह के अंतर्गत आता था। आसुर विवाह, शुल्क देकर अथवा कन्या को खरीद कर किया जाने वाला विवाह जो था वह आसुर विवाह था। राक्षस विवाह 7वां विवाह था। तो बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर किया जाने वाला जो विवाह था वह राक्षस विवाह था। पैशाच विवाह 8वां विवाह था। 8वें प्रकार का विवाह पैशाच, इसमें सोई हुई तथा बेसुध स्त्री से किया जाने वाला विवाह पैशाच विवाह के अंतर्गत आता था। प्रथम 4 प्रकार के जो विवाह थे अर्थात ब्राह्म, प्रजापत्य, आर्ष और दैव, इन्हीं को धर्मानुकूल माना गया है शास्त्रों में। आगे बढ़ते हैं। अब वैदिक काल से संबंधित परीक्षापयोगी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर हम लोग विचार कर लें। दोस्तों, ऋषि विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन फिर भी ये ऋषि बन गए थे विश्वामित्र। लेकिन त्रित्सु जन के जो राजा सुदास थे उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के स्थान पर विश्वामित्र को अपना पुरोहित नियुक्त किया था। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो दासराग्य युद्ध का उल्लेख है, तो इस दासराग्य युद्ध का यही कारण था पुरोहित की नियुक्ति। सूत्र ग्रंथ जो हैं वो 3 प्रकार के हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। चातुर्य वर्ण व्यवस्था के अनुसार
ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया। इसके बाद क्षत्रिय, तब वैश्य और सबसे निचले पायदान पर शूद्र आते हैं। धर्मसूत्रों में सर्वाधिक महत्ता गृहस्थ आश्रम को प्रदान की गई है। सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर हैं, इसीलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है धर्मसूत्रों में। मनुस्मृति में विवाह के 4 प्रयोजन बताए गए हैं। पहला संतान प्राप्ति, धर्म प्राप्ति, रति सुख और स्वर्ग की प्राप्ति। ये 4 प्रयोजन हैं मनुस्मृति के अनुसार विवाह के। वास, अधिवास और निवि ये वैदिक कालीन परिधान थे। वास कटी के ऊपर अर्थात कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र था। अधिवास कटी के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र था अधिवास, और निवि वस्त्र के नीचे पहनने जाने वाला ये वस्त्र था अर्थात अंडरगारमेंट। उष्णीस पगड़ी को कहा जाता था। निष्क, कुरीर, कर्णशोभन ये उत्तर वैदिक कालीन आभूषण थे। बलबूथ नामक एक ऋग्वैदिक काल के दास का उल्लेख है ऋग्वेद में। इसने 100 गायों को दान किया था। अतः दास भी जो थे वो काफी समृद्ध थे। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रथम 3 वर्णों को अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों, इनको द्विजत्व का अधिकार था। द्विजत्व अर्थात उपनयन संस्कार का अधिकार था। दोस्तों, द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म, अर्थात जो उपनयन संस्कार के द्वारा व्यक्ति द्विज की श्रेणी में आता है अर्थात उसका दूसरा जन्म होता है। तो उपनयन संस्कार का अधिकार प्रथम 3 वर्णों को ही था। शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। आगे बढ़ें। वैदिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक मनुष्य 4 प्रकार के ऋण लेकर के पैदा होता है। मतलब 4 प्रकार का ऋण होता है प्रत्येक व्यक्ति पर। पहला दैव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण और चौथा अन्य मनुष्यों का ऋण। दैव ऋण से मुक्ति व्यक्ति को दैव उपासना से या यज्ञ आदि के द्वारा होती है, वह मुक्त होता है इस ऋण से। ऋषि ऋण से मुक्ति ऋषियों को दान दक्षिणा के द्वारा यह इस ऋण से व्यक्ति उऋण होता है या मुक्त होता है। पितृ ऋण से जो मुक्ति होती है संतान उत्पत्ति के द्वारा, इससे व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है संतान पैदा करके। और अन्य मनुष्यों के ऋण से मुक्ति, इसके संदर्भ में अतिथि यज्ञ का प्रावधान है अर्थात अतिथियों का सेवा सत्कार, अन्य निरीह मनुष्यों का पालन पोषण। आगे बढ़ें। ऋग्वेद में उल्लिखित विदुषी महिलाएं हैं लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला। अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। कुलप अर्थात परिवार का मुखिया होता था। उत्तर वैदिक काल में हल के लिए जो प्रयुक्त शब्द मिलते हैं वह है सिरा एवं सीता। ये हल के लिए प्रयुक्त शब्द हैं उत्तर वैदिक काल के साहित्यों में। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैदिक काल के धार्मिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित अध्ययन सामग्रियों को लेकर के मैं अपने अगले वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।